हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो कि क्लास 8th का जो साइंस का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमने पार्ट 2 तक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट में कि मैन्योर जो होते हैं यानी कि वो खाद जो घरेलू तौर पे बनाए जाते हैं खेतों में, वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, आज हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स के बारे में जानेंगे, यानी कि वो खाद जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स दोस्तों एक प्रकार का रासायनिक खाद होता है जिसमें किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। दोस्तों फैक्ट्रियों में निर्माण किए जाने वाले कुछ फर्टिलाइज़र्स या रासायनिक खादों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK। यहाँ पे दोस्तों N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है फास्फोरस और K मतलब होता है पोटेशियम। दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो किसानों की बेहतर फसल जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि प्राप्त करने में काफ़ी मदद करते हैं। पर दोस्तों फर्टिलाइज़र या रासायनिक खाद का उपयोग आवश्यकता से अधिक करने पर हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है यानी कि उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों फर्टिलाइज़र के उपयोग से जल प्रदूषित हो जाता है। दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र के उपयोग से जल प्रदूषित होता है, इसके प्रभाव से मुक्त होने के लिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र यानी कि रासायनिक खाद के विकल्प के तौर पर जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करते हैं। या फिर दोस्तों भूमि को कुछ दिनों के लिए जब एक फसल हो जाती है तो दूसरी फसल होने के लिए कुछ समय तक बीच में दोनों फसलों के बीच में भूमि को खुला छोड़ दिया जाता है। दोस्तों मैन्योर यानी कि जैविक खाद यानी कि दोस्तों ऐसे खाद जो कि फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि लोगों के द्वारा उनके खेत में बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो खाद होता है वो मिट्टी के टेक्सचर को यानी कि मिट्टी की जो बनावट होती है, उसकी संरचना होती है, उसमें वृद्धि करता है। इसके साथ ही दोस्तों मैन्योर यानी कि खाद के उपयोग से मिट्टी की जो जल संग्रहण करने की क्षमता होती है यानी कि उसकी वाटर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। दोस्तों मैन्योर यानी कि जैविक खाद जो होता है वो पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। जब दोस्तों एक फसल के बोने से उसमें पोषक तत्वों की काफ़ी सारी कमी हो जाती है तो इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए ही जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे फिर से जो हमारी जो मिट्टी होती है, हमारा जो खेत होता है, उसमें फिर से पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया है कि एक और मेथड है, एक और तरीका है जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि की जा सकती है, हमारे सॉइल को रिप्लेनिश किया जा सकता है यानी कि फिर से उसमें पोषक तत्व भरा जा सकता है। और ये जो मेथड है वो है आपका क्रॉप रोटेशन यानी कि दोस्तों समय समय पर फसल को लगातार बदलते रहना चाहिए। इससे कि दोस्तों एक फसल से जो मिट्टी में जो पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो फिर से भर जाती है और जो हमारा सॉइल होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है यानी कि दोस्तों हमारी मिट्टी पोषक तत्वों से फिर से भर जाती है। दोस्तों पहले के जो किसान थे वो एक फसल के रूप में दलहन यानी कि फलीदार फसल बोते थे, जिसे वो चारे के रूप में उपयोग में लाते थे और इसके बाद दोस्तों वो गेहूं की फसल बोया करते थे। इससे नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती थी मिट्टी में वो फिर से भर जाती थी और इससे दोस्तों बाकी के जो किसान थे उन्हें भी प्रेरणा मिली कि वो भी इसी तरीके की खेती करें। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर यानी कि दोस्तों जैविक खाद के फायदे। डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा जैविक खाद होता है यानी कि दोस्तों हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइज़र की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर के 4 फायदे बताए गए हैं, 4 एडवांटेजेस बताए गए हैं। आइए इसे पढ़ते हैं।
पहला है दोस्तों, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि दोस्तों ये मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मिट्टी की जो जल संग्रहण करने की, जल को अपने अंदर स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसे बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैस बिकम ईजी, यानी कि दोस्तों मैन्योर का उपयोग करने से, यानी कि जैविक खाद का उपयोग करने से हमारी जो मिट्टी होती है उसमें काफ़ी सारे छेद हो जाते हैं और इसकी वजह से दोस्तों मिट्टी में काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, तो वो आसानी से गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल से इन छेद के माध्यम से कर सकते हैं। इसका तीसरा एडवांटेज है दोस्तों, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि दोस्तों मैन्योर के उपयोग करने से, यानी कि जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद दिया गया है दोस्तों, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि दोस्तों मैन्योर या जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की जो बनावट होती है, उसकी जो संरचना होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि दोस्तों मिट्टी की संरचना ऐसी हो जाती है जिससे कि उसमें उपजाऊ क्षमता होती है वो फसलों की बढ़ जाती है। इसके बाद बताया गया दोस्तों इरिगेशन, यानी कि सिंचाई या फसलों को पानी देना। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जितने भी जीवित जीवधारी होते हैं उन्हें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों पौधों में जो फूल, फल और बीज होते हैं, इनके सही तरीके से विकास के लिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये जो जल होता है वो पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसके साथ साथ खनिज एवं उर्वरक जो हम उपयोग करते हैं, खाद डालते हैं पौधों में, वो भी पौधों के जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दोस्तों हर एक पौधे का 90% भाग जल से भरा हुआ होता है। दोस्तों जल जो होता है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सूखे बीज का अंकुरण बिना जल की उपस्थिति के बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दोस्तों जल के साथ जो जो पोषक तत्व घुले होते हैं वो पौधों के हर एक हिस्से तक स्थानांतरित होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पौधों को दिया गया जल आने वाली हर एक फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर, यानी कि दोस्तों एकदम गर्म और एकदम ठंडी हवाओं से रक्षा करता है। इस प्रकार दोस्तों एक हेल्दी, एक स्वस्थ फसल पाने के लिए मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है, उसकी जो नमी होती है, उसे मेंटेन करना, उसे बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग समय अंतराल में पौधों को पानी देना दोस्तों इरिगेशन या फिर सिंचाई कहलाती है। दोस्तों पौधों को पानी कब देना है और कितनी बार देना है, ये हर एक फसल के लिए, हर एक मिट्टी के लिए और हर एक मौसम के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों गर्मियों के दिनों में पौधों को अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पौधों में से जो इवापोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद बताया गया दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, यानी कि दोस्तों सिंचाई के स्रोत के बारे में। दोस्तों एक फसल को पानी देने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो स्रोत उपयोग में लाए जाते हैं वो है आपके कुआं, तालाब, झील, नदी, बांध, नहर आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम सिंचाई के पारंपरिक स्रोत, यानी कि ऐसे सिंचाई के स्रोत जिसको लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है, इनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इस चैप्टर की अगली वीडियो के साथ और ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।